हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। इस वीडियो के अंदर जो हम लोग बात करने वाले हैं वो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के अंदर मल्टीपल टर्म्स है, उसके बारे में बात करेंगे। लाइक डोमेन क्या होता है, ट्री, फॉरेस्ट, डोमेन कंट्रोलर, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, ग्लोबल कैटलॉग, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, कर्बरोज ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है, डीएससीपी फेल ओवर, डीएनएस, सेकेंडरी डीएनएस एंड निक टीमिंग। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इस पे वन बाय वन इन डिटेल बात करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डोमेन। डोमेन कोई एक फिजिकल चीज़ नहीं है। डोमेन बोलते हैं एक लॉजिकल सिक्योर बाउंड्री होती है। आप कैसे बोलोगे कि जैसे आपने कहा कि मेरे डोमेन में कोई एंट्री नहीं करेगा, तो जैसे घर आपका एक डोमेन है, मतलब आपका एरिया है, जिसे कोई एक एरिया फिक्स किया कि ये मेरा डोमेन है, यहां बिना पूछे कोई नहीं आएगा, मतलब एक लॉजिकल सिक्योर बाउंड्री है। आप ऐसा समझो, आईटी इंडेक्स के अंदर जो सब्सक्राइबर्स हैं वो उसके डोमेन का पार्ट है, राइट। सब्सक्राइबर्स क्या उसके डोमेन का पार्ट है। तो इसका मतलब आप ऐसे समझो कि डोमेन एक लॉजिकल सिक्योर नेटवर्क के अंदर, जब भी हम सर्वर की बात करते हैं तो सर्वर को आप ऐसे रिलेट करो यहां पे कि देखो, मैं इधर ऐसे बात करता हूं, जब डोमेन की बात करता हूं मैं, आप ऐसे समझो कि ये मान लेते हैं डोमेन, राइट। आप कहोगे सर डोमेन क्या, ये मैंने एक लॉजिकल बाउंड्री क्रिएट की है। इसके अंदर अगर आप बात करोगे तो मैंने इसके अंदर रिलेट किया कि इधर एक हम सर्वर लगाएंगे, राइट, एक सर्वर लगाएंगे। और ये डोमेन बनेगा कब, ये बाउंड्री तो तभी बनेगी जब इसमें कुछ होगा। तो ये जो सर्वर होगा इससे हम बोलते हैं डोमेन कंट्रोलर, डीसी। भाई ये कंप्लीट डोमेन जो क्रिएट हुआ है, जब इसके अंदर मैंने एक सर्वर लिया और उस पर क्या, उसको क्या बनाया, डोमेन कंट्रोलर। और आप कहोगे सर डोमेन कंट्रोलर कैसे बना दोगे। सिंपल सी बात, कोई भी सर्वर जिसपे आप पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, प्रीवियसली बोला था स्टैंडर्ड या डेटा सेंटर एडिशन एज पर रिक्वायरमेंट, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक सर्विस, प्रीवियसली मैंने एक टर्म यूज किया था ADDS, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस। तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, ऐसा समझो पहले इंटरनेट से एवोल्यूशन वर्जन का ट्रायल वर्जन डाउनलोड किया। ट्रायल के बाद लाइसेंस के साथ एक की मिली हमने, और उस की के साथ मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम को फुल वर्जन में कन्वर्ट कर दिया। आफ्टर दैट एक सर्विस मैंने इंस्टॉल की जिसको बोला ADDS। इस सर्विस को इंस्टॉल करने के बाद ये जो सिस्टम है ये बन गया डोमेन कंट्रोलर। ये क्या बन गया, डोमेन कंट्रोलर। तो इस डोमेन कंट्रोलर होगा, इसके अंदर बहुत सारे आप मल्टीपल एडिशनल डोमेन कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हो, जिनको क्या बोलते हैं, ADC बोलते हैं, ADC, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, राइट। तो ये हो गया एक डोमेन। अगर डोमेन तो लॉजिकल बाउंड्री हो गई, इसके अंदर रखा हुआ सर्वर जिसपे सर्विस इंस्टॉल की, ये डोमेन कंट्रोलर, ये डोमेन हो गया, राइट। और इसमें इंटरनली अगर मैं एक डोमेन और जोड़ दूं, सॉरी इसके डाउन में अगर एक चेन में डोमेन और जोड़ दूं, राइट, और इस डोमेन के अंदर भी एक डोमेन और डोमेन ऐड कर देते हैं, क्लियर। तो ये कंप्लीट क्या बन जाएगा, एक ट्री, राइट। अब ट्री बनने के बाद ये जो कंप्लीट इंफ्रा क्रिएट हो गया, इसको क्या बोल दिया, फॉरेस्ट। ओके भाई, कोई भी कंपनी हो, सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, SBI है, राइट। तो SBI ने फर्स्ट टाइम अपना सर्वर सेटअप किया होगा तो उसने पहला डोमेन कंट्रोलर बनाया होगा, राइट। और उस पहले डोमेन कंट्रोलर क्रिएट जो किया है, उसके बाद इंटरनली उसने अपने नेटवर्क रिसोर्सेज, मतलब कंप्यूटर वगैरह लगाए होंगे, राइट। तो उसकी अपनी एक बाउंड्री हो गई कि भाई ठीक है, मुंबई ब्रांच जो SBI है उसका अपना एक डोमेन है, उसका अपना एक डोमेन है। अब डोमेन में मल्टीपल डोमेन ऐड कर दिया, उनकी जो ब्रांचेस है वो ओपन कर दी, राइट, क्लियर। तो ऐसे जब ऐड करते गए इसको बोल दिया गया ट्री। और ट्री बोलने के बाद इसे ही क्या बोला गया, ये जो कंप्लीट नेटवर्क बना है, क्योंकि ट्री एक नहीं कई हो सकते हैं, एक डोमेन और है, उसके इंटरनल डाउन में मल्टीपल डोमेन ऐड कर दिए, तो एक ट्री या एक से ज्यादा ट्री मान के चलो तो वो कंप्लीट क्या हो जाता है, फॉरेस्ट, राइट, क्लियर।
तो फॉरेस्ट अगर ये सिंगल डोमेन भी है तब भी फॉरेस्ट है, क्योंकि मान लेते हैं फॉरेस्ट को आप बढ़ाना है तो इसके इंटरनल डोमेन ऐड करो, मल्टीपल ट्रीज ऐड करो तो बड़ा फॉरेस्ट हो जाएगा। लेकिन पहला डोमेन बनते ही उसे भी क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट। क्लियर? ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते। देखो, तो डोमेन हो गया आपका, ट्री हो गया, फॉरेस्ट हो गया। ठीक है, फॉरेस्ट क्या बोला है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर डोमेन ट्री। कई ट्री जोड़ दोगे तो फॉरेस्ट बन जाएगा, कई डोमेन्स ऐड कर दोगे और उसके सब डोमेन तो ट्री बन जाएगा। और डोमेन एक लॉजिकल बाउंड्री है जहां पर ग्रुप्स, कंप्यूटर्स, ऑब्जेक्ट्स, ये सभी के सभी आपको प्रेजेंट मिले। ठीक है, राइट। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। देखो इधर मैंने आपको सेम पैटर्न जो पहले बताया था, इधर थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू डिटेलिंग करने की कोशिश की कि ये आईटी इंडेक्स है। ये क्या है, आईटी इंडेक्स नाम का एक डोमेन है। इस डोमेन के साथ इसके सब डोमेन है। जैसे ये itindex.in है तो ये mumbai.itindex.in है, ये delhi.itindex.in है, इसकी ब्रांचेस हो गई। ऐसे itindex.in है, itindex.com है। जब आप मल्टीपल ट्री बनाओगे, आगे चल के पढ़ेंगे, लैब भी करेंगे, तो ये दोनों ट्री हैं, इनके बीच में आपस में एक ट्रस्ट होता है। जब भी हम बात करेंगे आगे चल के ट्रस्ट की, तो ये ट्री अलग हो गया और ये ट्री अलग हो गया। ट्रीज के अपने नाम भी अलग अलग होंगे, राइट। इसको बोलते हैं रूट डोमेन, ये सब डिटेल से एक बार और बात करेंगे जब लैब करेंगे। और इसको बोलते हैं डोमेन ट्री, इसे बोलते हैं डोमेन ट्री। क्लियर? तो ये रूट डोमेन है। रूट डोमेन उसे बोलेंगे जो पहला डोमेन बनेगा, जो फॉरेस्ट के अंदर फर्स्ट टाइम जो सर्वर सेटअप कर रहे हैं वो रूट डोमेन होगा। क्लियर हो गई बात? क्योंकि ये दोनों किसके अंडर में बने, रूट डोमेन के अंडर में। डोमेन ट्री भी जो बना है वो कब बना है, जब डोमेन ट्री आपका रूट डोमेन प्रेजेंट है तभी आपका डोमेन ट्री क्रिएट होगा, अदरवाइज डोमेन ट्री नहीं बनेगा, राइट। जितने भी नए ट्री सेटअप करोगे वो सारे नए ट्री किसके अंडर में आ जाएंगे, रूट डोमेन के अंडर में आ जाएंगे। तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, एक फॉरेस्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एक पहले डोमेन बनाया, उसके अंदर उसकी ब्रांचेस खोल के चाइल्ड डोमेन्स बनाए, इनको चाइल्ड डोमेन बोलेंगे, राइट। और इसके बाद में जब कंप्लीट ट्री, एक ट्री में मल्टीपल चाइल्ड डोमेन्स क्रिएट हो गए तो फिर एक नया ट्री क्रिएट किया। हो सकता है इंडिया के लिए ट्री अलग है, यूएस के लिए ट्री अलग है, यूके के लिए ट्री अलग है, डिपेंड करता है अगर बैंक ने अपनी ब्रांचेस अलग अलग ओपन कर रखी। और इन सभी ट्रीज को मिला के बैंक का कंप्लीट एक क्या क्रिएट हो गया, फॉरेस्ट हो गई। बात थोड़ी सी आइडिया लग गया। मैं बार बार जो डोमेन, ट्री, फॉरेस्ट टर्म यूज कर रहा हूं वो क्लियर हो गया कि किस तरीके की चीजें होती है। बाकी पढ़ेंगे तो और वेरीफाई कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, अब आगे जो टर्म्स है प्रीवियसली बात कर ली। डोमेन कंट्रोलर, तो डोमेन कंट्रोलर मैंने आपको बताया कि फिजिकल कंप्यूटर होता है, एक सर्वर मशीन है, उस पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया और एक सर्विस इंस्टॉल की, ADDS, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, और वो कंप्यूटर बन गया डोमेन कंट्रोलर। ओके, डोमेन एक लॉजिकल बाउंड्री है, बट डोमेन कंट्रोलर तो एक फिजिकल पीसी है जिसपे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस आपने रन कराई हुई है, इंस्टॉल की हुई है एंड देन कॉन्फ़िगर की हुई है। PDC, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, फर्स्ट टाइम जो डोमेन कंट्रोलर बनेगा उसी बोलेंगे PDC, राइट। और बैकअप के लिए मैंने 4-5 और डोमेन कंट्रोलर बना लिए उसी डोमेन के अंदर, मैं डोमेन के बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, डोमेन के अंदर एक प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बनाया, फिर मल्टीपल मैंने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर सेटअप कर लिए। एडिशनल क्या होगा, जो डोमेन कंट्रोलर है उसी का जो डेटाबेस है उसकी कॉपी 4 जगह रख ली। अगर डोमेन कंट्रोलर में कोई प्रॉब्लम होती है तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे कंप्लीट हमको ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन या सेम AD मिल जाएगी। क्लियर? तो वो बैकअप जो सर्वर्स होते हैं उनको बोलते हैं एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। अब ग्लोबल कैटलॉग क्या है, अभी तक आपको डोमेन क्लियर है, लॉजिकल बाउंड्री, डोमेन कंट्रोलर फिजिकल सर्वर जिसपे ऑपरेटिंग सिस्टम विद ADDS की सर्विस है, राइट। ट्री मतलब मल्टीपल डोमेन का कॉम्बिनेशन, फॉरेस्ट मतलब एक सिंगल कंप्लीट फॉरेस्ट हो गया। ओके,
अब जो बात कर रहे थे पीडीसी पहला डोमेन कंट्रोलर, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, इस पीडीसी के बाद जितने सेम एक्टिव डायरेक्टरी वाले कंट्रोलर बने हैं वो सब एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, राइट। अब ग्लोबल कैटलॉग, इसका रोल बड़ा है क्योंकि फॉरेस्ट मैंने आपको बताया बहुत बड़ा हो गया। फॉरेस्ट का मतलब एक डोमेन, उसके नीचे चाइल्ड डोमेन, चाइल्ड टू चाइल्ड, चाइल्ड टू चाइल्ड, दूसरा ट्री, तीसरा ट्री, चौथा ट्री, फॉरेस्ट तो बहुत बड़ा हो गया, राइट। बट जब यूजर लॉग इन करेगा, भाई यूजर कहीं, कभी यूजर कहीं दूसरी जगह जा सकता है। आप ऐसे अज्यूम करो कि आपने जिस ब्रांच में अकाउंट खुलाया उस ब्रांच के अलावा आप कहीं भी किसी दूसरी जगह अदर ब्रांच में भी जाके उस अकाउंट से लॉगिन कर लेते हो। तो इसका मतलब क्या है, एक यूजर एक जगह से उठ के दूसरी जगह जा रहा है और वहां लगे हुए नेटवर्क रिसोर्स, मतलब कंप्यूटर या बोलो एटीएम मशीन, राइट, इनको यूज कर पा रहे हैं ना हम लोग। ऐसा तो नहीं आपने जिस सिटी में खुलाया अकाउंट वहीं यूज कर पाते हो, नहीं। इट मीन्स यूजर नेटवर्क रिसोर्सेज यूज कर सकता है, यूजर नेटवर्क रिसोर्सेज यूज कर सकता है कंप्लीट फॉरेस्ट के अंदर कहीं भी। अब आगे चल के आप कहोगे सर पीएनबी वाले लोग एसबीआई से पैसे भी तो निकाल लेते हैं, जबकि उनका फॉरेस्ट तो बदल गया, और एसबीआई वाले लोग आईसीआईसीआई बैंक से पैसे तो निकाल लेते हैं क्योंकि उनका फॉरेस्ट तो चेंज है। सेम फॉरेस्ट के अंदर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, राइट, क्योंकि वो आपस में ट्रस्टेड हैं। बट अदर फॉरेस्ट के अंदर अगर आप जाओगे तो उसके मतलब, इसका मतलब यह है कि दोनों फॉरेस्ट के बीच में आपस में ट्रस्ट बनाया गया होगा, अपने मन से नहीं बना होगा, तभी उनके बीच में नेटवर्क रिसोर्सेज हम लोग यूज कर पा रहे हैं कि एटीएम हमारे पास पीएनबी का है, पैसे एसबीआई से निकाल लें, एसबीआई का एटीएम है, पैसे पीएनबी से निकाल लें, राइट, क्लियर। आगे देखो, ग्लोबल कैटलॉग के बारे में थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। जीसी से ही मैंने रोका था। जीसी का मतलब ये, इसके पास ऑब्जेक्ट्स को सर्च करना। जब यूजर क्रेडेंशियल, मैं जिस डोमेन के अंदर का यूजर हूं, मेरी एक्टिव डायरेक्टरी कहीं और है, मैं नेटवर्क रिसोर्स कहीं और यूज कर रहा हूं, तो उस टाइम पे जो रोल है वो ग्लोबल कैटलॉग का रोल है, बहुत बड़ा, क्योंकि आप लॉगिन तो बहुत जल्दी कर जाते हो। भाई पीएनबी में आपका अकाउंट बना है, एचडीएफसी से आप पैसा निकाल लो, अकाउंट डिटेल कहां है, पीएनबी के सर्वर पे, तो फिर इसका मतलब इतनी जल्दी कैसे लॉगिन कर जाते हो अपनी डिटेल्स पे। तो ये रोल जो है ये ग्लोबल कैटलॉग का रोल है। ग्लोबल कैटलॉग के पास होता क्या है, ग्लोबल कैटलॉग डोमेन कंट्रोलर स्टोर्स कंप्लीट ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसा समझो ग्लोबल कैटलॉग के पास जो रूट, मैंने आप प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बोला था, उसको रूट डोमेन भी बोला था, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होती। बट फॉरेस्ट के अंदर जितने भी डोमेन और हैं, जुड़ के ट्री बने, चाइल्ड डोमेन, इन सबकी पार्शियल इंफॉर्मेशन होती है कि ये ऑब्जेक्ट्स, ये यूजर्स किस एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेट करते हैं। ओके, मैं अभी फिर बात कर रहा हूं, फिर से मैं एक्टिव डायरेक्टरी पे बात करूंगा, फॉरेस्ट एंड डोमेन ट्री पे बात करूंगा। अभी केवल एक आइडिया दे रहा हूं कि आपके दिमाग में बात आ जाए कि ग्लोबल कैटलॉग का रोल होता है कि यूजर जब नेटवर्क रिसोर्स में लॉग इन करने वाला होता है, एट दैट टाइम जो ऑब्जेक्ट किस लोकेशन पे है इसकी इंफॉर्मेशन ग्लोबल कैटलॉग के पास होती है, राइट। ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या है, तो उस लोकेशन से ही, क्योंकि यूजर जहां बना है वेरीफाई तो वहीं से होगा ना, वेरिफिकेशन तो उधर से ही होगा। और इस बीच में एक प्रोटोकॉल काम करता है, कर्बरोस प्रोटोकॉल, राइट। आगे बात करेंगे। तो कर्बरोस का रोल क्या है, कर्बरोस का रोल है यूजर जब लॉग इन करता है एट दैट टाइम जो उसके लिए टोकन जनरेट होता है एक्टिव डायरेक्टरी से, उसी टोकन के बेस पे यूजर वेरीफाई करता है, राइट। अभी कर्बरोस पे बात करते हैं। तो ये ग्लोबल कैटलॉग का काम हो गया कि ग्लोबल कैटलॉग इज यूज्ड फॉर लॉग ऑन एंड फास्ट सर्चिंग एनी ऑब्जेक्ट इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आगे टर्म्स पे, राइट। देखो ध्यान से, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, कर्बरोस, डीएससीपी फेलओवर, इसका मीनिंग क्या होता है। जब भी हम ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं कि ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस टू वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ यूजर और डिवाइस बिफोर ग्रांटिंग द एक्सेस। भाई यूजर लॉगिन करने जा रहा है तो लॉगिन करने के लिए यूजर क्रेडेंशियल्स यूज करेगा, मींस लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि वो यूजर ऑथराइज है कि नहीं, उसके लिए हमें ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। सर कहोगे ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में अंतर क्या है। अगर आप नेटवर्किंग वाले हो तो AAA के बारे में हम लोगों ने नेटवर्किंग में बात की थी, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग, राइट। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब हो गया कि एक आइडेंटिटी
राइट। ऑथराइजेशन का मतलब हो गया कि ग्रांट उसको परमिशन देनी है या नहीं देनी है, परमिट करना है या डिनाई करना है। एंड कर्बरोज, कर्बरोज के केस में ऐसा है, कर्बरोज इज अ टिकट बेस्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड इन एक्टिव डायरेक्टरी टू सिक्योर ऑथेंटिक यूजर एंड सर्विसेज। इसको हम आपको समझाते हैं कर्बरोज है क्या। कर्बरोज ऐसा है कि आप एक यूजर हो, राइट, और आप यूजर हो, आप लॉगिन करोगे, तो लॉगिन करने का मतलब यूजर कहां बना है, यूजर तो बना है एक्टिव डायरेक्टरी में ना। तो वो जब यूजर लॉगिन करेगा तो लॉगिन के टाइम पे उसके क्रेडेंशियल्स चेक होंगे, राइट। तो सबसे पहले लॉगिन के टाइम पे वो यूजर बना कहां है, ये इंफॉर्मेशन कहां होगी, ग्लोबल कैटलॉग के पास, राइट। मतलब यूजर बना किस लोकेशन पे है, किस एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, इसकी सर्चिंग तो बहुत आसान हो जाएगी विद हेल्प ऑफ ग्लोबल कैटलॉग, क्योंकि जीसी के पास इंफॉर्मेशन होती है। और इसके बाद यूजर क्रेडेंशियल्स वेरीफाई होंगे, राइट, एडी के थ्रू। तो क्रेडेंशियल्स वेरीफाई होने के बाद एक टोकन जनरेट होगा। वो टोकन किसके लिए जनरेट होगा, वो कर्बरोज वर्जन, कर्बरोज जो आपका प्रोटोकॉल है, इसकी हेल्प से वो टोकन की इंफॉर्मेशन यूजर वाले सिस्टम पे प्रेजेंट होगी। और यूजर, आप ऐसा समझो कि एसक्यूएल सर्वर आपकी कंपनी में चल रहा है, उसका इंटीग्रेशन है एक्टिव डायरेक्टरी के साथ। अब यूजर एसक्यूएल पे काम करना चाह रहा है, तो यूजर जब एसक्यूएल पे काम करने की कोशिश कर रहा है, यूजर लॉगिन कर रहा है, लॉगिन करने के बाद एसक्यूएल के लिए वो ऑथराइज यूजर है कि नहीं, इसके लिए जब अपने क्रेडेंशियल्स यूज कर रहा है लॉगिन के टाइम पे, एट दैट टाइम जब एडी से वेरिफिकेशन हो रहा, उस टाइम पे एक टोकन जनरेट हो रहा, उस टोकन की हेल्प से, वो टोकन का यूज किसकी हेल्प से हो रहा है, जो रीच कर रहा है टोकन यूजर जिसपे रिसोर्स लॉगिन कर रहा है, वो कर्बरोज प्रोटोकॉल के थ्रू हो रहा है। उसकी हेल्प से यूजर को जो परमिशन मिल जाएगी कि वो एसक्यूएल पे काम कर सकता है, ये विद हेल्प ऑफ दैट टोकन। ओके, तो इस बीच में जो प्रोटोकॉल काम करता है, वो प्रोटोकॉल कौन सा काम करता है, कर्बरोज टिकट बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है। और टिकट बेस्ड ऑथेंटिकेशन का मतलब टिकट जनरेट कहां से होती है, एक्टिव डायरेक्टरी के टाइम पे जब क्रेडेंशियल्स मैच करेंगे तब टिकट जनरेट होगी, वेरीफाई होंगे जब क्रेडेंशियल्स यूजर के, राइट। डीएससीपी सबको पता है, डीएससीपी तो लगभग लोगों को पता होता है, बेसिक काम है डीएससीपी का काम है, डीएससीपी स्टैंड फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसका काम है कि नेटवर्क के अंदर ऑटोमेटिक मींस डायनेमिक आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करना, नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस लगे हुए हैं, क्योंकि जब भी आप नेटवर्क में कनेक्टिविटी की बात करोगे तो उससे पहले यूजर के पास आईपी एड्रेस होना मस्ट है, चाहे वो स्टैटिक हो मींस आपने मैनुअल दिए हो, या फिर डायनेमिक हो मींस विद हेल्प ऑफ डीएससीपी से हो। क्लियर। डीएससीपी फेल ओवर क्या, ऐसा समझो कि एक डीएससीपी था, अगर वो डाउन हो गया तो उसके पास, हमारे पास बैकअप में दूसरा फेल ओवर तो होना चाहिए, राइट। जैसे आप डीसी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते तो कह रहे थे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, तो फिर बता रहे थे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर क्या थे, बैकअप ऑफ प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। जस्ट लाइक दैट डीएससीपी फेल ओवर क्या है, डीएससीपी एक सर्वर है, उसका एक बैकअप है, राइट। जो डीएससीपी में सारी इंफॉर्मेशन होंगी वही डीएससीपी फेल ओवर में होंगी। अगर डीएससीपी किसी भी वजह से कोई डिवाइस में प्रॉब्लम आती है तो डीएससीपी फेल ओवर से हमारे जितने भी डिवाइसेस हैं उन सबको प्रॉपर आईपी एड्रेसेस या उनका लीज टाइम, वो सारी चीजें कंटिन्यू रहेंगी। ओके, वही सारी चीजें लिखी हुई हैं कि फीचर दैट अलाउ डीएससीपी सर्वर्स टू शेयर सिंक्रोनाइज आईपी एड्रेस इंफॉर्मेशन, क्योंकि जस्ट सेम थिंग है, जो ये है वही ये भी है, सिंक होगा तभी तो चीजें अपडेट होंगी, राइट। ओके, नेक्स्ट वन। ओके, इधर कुछ टर्म्स और आ गए, एक डीएनएस है, एक सेकेंडरी डीएनएस है और एक निक टीमिंग है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनएस मींस डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस के बारे में एक बेसिक सी बात यह है कि जब भी आप अपने कंप्यूटर में कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो डोमेन नेम से, gmail.com, google.com, facebook.com, लाइक दैट एनी डोमेन, तो जब भी आप ओपन करते हो तो आपके कंप्यूटर से एक डीएनएस क्वेरी निकलती है और उस डीएनएस क्वेरी का एक रिप्लाई आता है। तो इस बीच में वो जो क्वेरी जाती है उसको रिजॉल्व करने वाला कौन होता है, डीएनएस सर्वर, जिसको बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। प्रोटोकॉल की प्लेलिस्ट के अंदर आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ओके, कि डीएनएस प्रोटोकॉल इन डेप्थ आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, सेकेंडरी डीएनएस क्या हो गया कि जैसे प्राइमरी, पहला डीएनएस हमने बनाया वो प्राइमरी डीएनएस है, सेकेंडरी इज अ बैकअप ऑफ प्राइमरी। आप ऐसे बोलो प्राइमरी की एक कॉपी है सेकेंडरी। क्लियर। अब आते निक
टीमिंग। कंपनी के अंदर सर्वर के केस में इसका बहुत बड़ा रोल है। जब आप कोई सर्वर सेटअप करते तो सर्वर देखेंगे, जब भी कोई सर्वर खरीदोगे आप तो मिनिमम उसमें आपको 2 NIC पोर्ट मिलेंगे। निक का मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो उसमें लैन पोर्ट होते हैं, गिग पोर्ट होगा या फास्ट ईथरनेट पोर्ट होगा जिसपे लैन केबल लगती है, राइट, RJ45 वाली। ओके, तो उसमें एक एडवांटेज ये होता है सर्वर में कि हम सर्वर के जो 2 NIC है, एक लाइन पोर्ट ये, एक लाइन पोर्ट ये, इनको हम टीमिंग कर सकते हैं, इनको ऐसे बंडलिंग कर सकते हैं। अब नेटवर्किंग वाले हो तो इथर चैनल के अंदर बंडलिंग टर्म समझ में आया होगा। तो ऐसा समझो कि इनकी बंडलिंग कर सकते हैं, तो इन दोनों NICs को सिंगल NIC बना लिया, राइट। इससे थ्रूपुट वगैरह इंक्रीज नहीं होगा। अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा आता है तो उस पर मत जाओ थ्रूपुट पे, ठीक है। आप ऐसा समझो कि ये रिडंडेंसी मेंटेन करने के लिए हमने रखे। रिडंडेंसी मीन्स अगर एक फेल हो जाता है तो दूसरे से हमें बैकअप मिल जाएगा, लोड बैलेंसिंग भी नहीं होगी। क्लियर हो गई बात। अगर ट्रैफिक ऐसा नहीं कि आधा इधर से भेज दो आधा इधर से भेज दो, नहीं, लोड बैलेंसिंग भी नहीं होगी, बट रिडंडेंसी है कि अगर एक NIC हमारा फेल हो जाता है तो दूसरे से हमको क्या मिल जाएगा, बैकअप। ये टीमिंग करने का, नेक टीमिंग करने का ये एक एडवांटेज है। नोटिस करना, यहाँ पे मैंने स्विच भी अलग अलग लिए हुए हैं क्योंकि रिडंडेंसी प्रोवाइड करनी है। और अगर सिंगल स्विच के साथ कनेक्ट कर दिए तो स्विच ही फेल हो गया तब क्या करोगे, राइट। तो नेटवर्क के अंदर ये टर्म आपको सुनने को मिले, सर्वर के अंदर ये टर्म आपको काफ़ी सुनने को मिलेगा जब आप सर्वर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह पढ़ोगे कि भाई निक टीमिंग कर रखी है, जो इसके इथरनेट पोर्ट है उनकी बंडलिंग कर रखी है, राइट। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट देखता हूँ और क्या है। हाँ, ओके, वाई निक टीमिंग इज यूज। निक टीमिंग इज यूज फॉर द नेटवर्क रिडंडेंसी, लोड बैलेंसिंग एंड हाई अवेलेबिलिटी। लोड बैलेंसिंग के केस में हमने करके तो नहीं देखा है, आप ट्राई करके देखना लोड बैलेंसिंग करता है कि नहीं, बट हाई अवेलेबिलिटी और रिडंडेंसी तो कंफर्म है, राइट। ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो लोड बैलेंसिंग का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लोड बैलेंसिंग पे चर्चा कर लेंगे। रिक्वायरमेंट्स क्या है, मिनिमम 2 फिजिकल NIC। ऑब्वियस सी बात है, आप बंडलिंग करोगे तो 2 NIC तो चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा। सिंगल NIC में बंडलिंग का कोई मतलब ही नहीं। विंडोज सर्वर निक टीमिंग इज बिल्ड इन फ्रॉम द विंडोज सर्वर। सर्वर के अंदर ये ऑप्शन है निक टीमिंग का, जिसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं। सेम नेटवर्क होना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं, सेम नेटवर्क होना चाहिए। वैसे देखा जाए कि आप स्विच के साथ कनेक्टिविटी कर ही रहे हो, ठीक है, तो स्विच कोई राउटर के साथ कनेक्टिविटी तो कर नहीं रहे हो, कि दोनों जो NIC हैं उनके नेटवर्क जो सबनेट है वो सेम होना चाहिए। और डिफरेंट सबनेट के लिए सर्वर के अंदर ऑप्शन है कि हम लोग राउटिंग भी कर सकते हैं। तो राउटिंग वाले सेक्शन में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सर्वर पे राउटिंग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, डिफरेंट सबनेट्स को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं विदाउट राउटर। सर्वर पे ही इस सर्विस को एक्टिवेट करके राउटिंग कर सकते हैं, राइट। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।